हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था। और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो चैप्टर जो आपने एक दिन या 2 दिन में जब आपकी क्लास में वो चल रहा था, वो आपने एक दिन या 2 दिन में पढ़ा था, उसे आप जल्दी से जल्दी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम स्कोर के लिए रिवाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और आप लोग ज़्यादा फोकस रिवीजन पे कर रहे होंगे, आई होप सो। और आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं ना, वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है ये। तो कहने का मतलब ये है इस चैप्टर की इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये चैप्टर पहली चीज़ तो छोटा है और दूसरी चीज़ स्कोरिंग काफ़ी है। ठीक है, स्कोरिंग काफ़ी है। अगर मैं इस चैप्टर की जेस्ट की बात करूँ, यानी इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिस चैप्टर पे ये बेस जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है ना, तो वो ये रहेगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो कैसे डिफरेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इस चीज को छोड़ के यहाँ इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इसके क्वेश्चंस आते हैं। इनकी प्रोसेसेस में डिफरेंसेस पूछ लेगा या फिर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट से, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछे जाते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमने कि इसको रिवाइज कैसे करना है। इस वीडियो के साथ में आपको एक रिवीजन शीट दी जाएगी जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और आपको खुद से ये पूछना है कि क्या आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अगर आंसर कर सकते हैं तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर आप उन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे ना, तो आपको उस टॉपिक की वीडियो देखनी है या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उनका सहारा लेके उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के साथ। इससे जस्ट पिछले पेज पे आपको पंचारम महेश्वरी जी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इजी एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, और आया हुआ भी है पिछले ईयर्स में और आगे भी बन सकता है, बड़ी बात नहीं है। सो पहली चीज पंचारम महेश्वरी जी की अचीवमेंट्स। दूसरी चीज की हम बात करेंगे, यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या होता है, तो आप उसे डिफाइन कर पाए। फिर आपको ये पूरा का पैराग्राफ इस चीज पे बात करेगा कि कैसे जो लाइफ स्पैन है ना, वो किसी भी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ना साइज पे, ना ऑर्गेनिज्म के उनके वो किस जेनरा को बिलोंग, वो मतलब किस जेनरा को बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी स्पीसीज, या मतलब ये जो लाइफ स्पैन दिया गया ना आपको, ये किसी भी और फैक्टर पे, मोस्टली ज्यादातर फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। सो अलग अलग मतलब सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स में भी ये लाइफ स्पैन बहुत अलग अलग हो सकता है। तो इसी बारे में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। फिर आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं जिनके जो आपको लाइफ स्पैन भरने के लिए दिए गए हैं, और यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। बिकॉज क्या है ना कि ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं और लोगों का ये रहता है कि यार इन्हें याद कैसे करें, ये इतने सारे हो जाते हैं। तो इसके याद करने का ऐसा ही तरीका है ना कि आप एक बार में लेके बैठोगे और सोचोगे कि 15 मिनट में सब रट लूँ, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आप देखते रहिए इन्हें। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, एक बार इन पे सब पे नजर डालिए, आज आपको अपने आप याद हो जाएंगे ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दी गई है रिप्रोडक्शन के बारे में, नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की गई है। यहाँ पे ये बताता है कि जो रिप्रोडक्शन है ना, कि रिप्रोडक्शन की आखिर ज़रूरत क्यों है, और फिर बात आती है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो कौन से हैं, जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से हैं। फिर एनसीईआरटी बात करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ से आपके चैप्टर में से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दोनों डायग्राम्स आपको दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें भी टाइप्स हैं। ठीक है, जहां पे जिसकी नीचे बात की गई है, तो आपको पता होने चाहिए कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स है ना, ये कौन कौन से हैं, और इनके जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, जिनकी एनसीईआरटी बात करती है, वो आपको पता होने चाहिए। अब इस डायग्राम में बेसिकली आपको सारे के सारे जितने एनसीईआरटी में दिए गए उन एग्जांपल्स की बात कर लेती है एनसीईआरटी। तो आपको इन डायग्राम्स की ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए, हल्की हल्की नॉलेज इन डायग्राम्स के बारे में आपको होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे जो ये डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं ना, डिफरेंट तरीके दिए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनकी प्रोसेसेस क्या क्या हैं, इनकी बेसिक प्रोसेस
ठीक है, एक बिल्कुल ब्रीफ आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि इनकी जो बेसिक प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन में वो क्या है। फिर यहाँ पे जो एग्जांपल्स वगैरह दिए गए हैं जैसे कि स्पोरुलेशन, एनसिस्टमेंट, बाइनरी फिजन वगैरह, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आपको याद करना है, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे ये भी सेम दिए गए हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में दिया गया है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर हम आगे बात करेंगे, अब जैसे कि इस डायग्राम्स की बात की गई है तो इन डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे यहाँ पे जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी गई हैं जैसे कि नोड्स वगैरह, तो इनके बारे में आपको ना याद करना है, ठीक है। पहले जो हमने बात की थी वो थे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फिर एनसीईआरटी ने बात किया मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दोनों को आपको देखते हुए चलना है और दोनों में आपको एग्जाम्पल बहुत क्लियर कट होने चाहिए। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेम जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किया था वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पहली चीज क्या पता करनी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, वो फीचर्स कौन कौन से हैं जो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग करते हैं। फिर बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनसे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, कि मतलब अगर इन रिक्वायरमेंट्स को वो ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर हम आगे बात करें तो बेसिक प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेसिक प्रोसेस है ना, जो हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वो प्रोसेस होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस कौन कौन सी है। फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, कि लाइफ में ना एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लाइफ में डिफरेंट फेजेस कौन से आएंगे। अब इन फेजेस में ना आपको एनिमल्स वर्सेस प्लांट्स में पहले से डिस्टिंक्शन लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है, एनिमल्स वर्सेस प्लांट्स में पहले से डिफरेंस लेके चलना है कि प्लांट्स में कौन कौन से फेजेस आएंगे और एनिमल्स में कौन कौन से फेजेस आएंगे, ये आपको पता होने चाहिए। फिर हम आगे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट फेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपने जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज की बात की जी प्लांट्स में, तो ये जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज के अपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। फिर आगे बढ़े तो आगे आता है कि सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो जिनके डिफरेंट फेजेस की बात की गई है कि इस प्लांट में ये फेज इतना चलता है, इतना फेज चलता है, तो आपको इन एग्जाम्पल्स को याद करना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल बेस दिए गए हैं ना, बिकॉज अगर आपका एक पूरा का पूरा पैराग्राफ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उस पैराग्राफ में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कैरेक्टरिस्टिक देख के पूछ सकता है ये किस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, सो एक ईजी एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। फिर हम आगे बात करेंगे तो बात की गई है आगे एनिमल्स की, तो एनिमल्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल के बारे में बताया गया है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, ये जो साइकिल्स आपको बताया गया है ना, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफेक्ट कर सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे इवेंट्स दी गई हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना उनमें कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, अगर आप बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर दें तो आप उसे कितनी इवेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो एनसीईआरटी से 3 इवेंट्स में डिवाइड कर दिया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो फर्टिलाइजेशन को एक मेन इवेंट कंसीडर किया गया है और बाकी उससे पहले वाली सारी इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन और बाद वाली पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एनसीईआरटी ने डायरेक्ट डिवाइड कर दी। तो हम बात करेंगे अब ये जो इवेंट्स है ना, इन इवेंट्स को कैसे समझना है, इन्हें कैसे याद करना है और फिर रिवीजन में आपको इनमें क्या क्या पता होने चाहिए, कि आपने अगर ये सब पढ़ लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। सबसे पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आएगा गैमेटोजेनेसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस है ना उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यू शुड बी एबल टू डिफाइन गैमेटोजेनेसिस एंड यू शुड नो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और फिर आपको पता होना चाहिए वैरायटी इन गैमेट्स, जो गैमेट्स है ना उनमें क्या क्या वैरायटी आती है, वो यहाँ पे एनसीईआरटी बात करती है कि जो गैमेट्स की जो अलग अलग वैरायटी है वो क्या क्या है, या गैमेट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। फिर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स,
इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने बात की है कि जो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैसे डिवाइड करना है, और डायशियस और मोनोशियस को कैसे डिवाइड करना है, और इन दोनों को, ठीक है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल और मोनोशियस डायशियस, ये जो दो क्राइटेरिया हैं, इन दोनों को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना है। फिर बात करेंगे हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, जो कि गैमेटोजेनेसिस आ गया, तो उसकी बात की गई है एनसीईआरटी ने। फिर गैमेट ट्रांसफर की बात होती है, किसकी बात होती है, गैमेट ट्रांसफर की बात। तो अब गैमेट ट्रांसफर ना थोड़ा, ठीक है, अब गैमेट ट्रांसफर ना थोड़ा अलग सा टॉपिक हो जाता है, बिकॉज आप एनिमल्स में देखोगे तो उतना वास्ट नहीं, उतना नहीं देखा जाता, और प्लांट्स में से काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तो प्लांट्स के रिलेशन में गैमेट्स का ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स है ना, उनमें गैमेट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे भी प्लांट डाइवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है। फिर हम आगे बात करें गैमेट ट्रांसफर से, अगर हम आगे बात करें तो बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में एनसीईआरटी, जैसा कि एनसीईआरटी ने आपने पहले कहा कि मोस्ट वाइटल इवेंट जो है ना, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। तो सबसे सही, सबसे ज्यादा वाइटल इवेंट कौन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन। और जैसे आपने इवेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डिवाइड किए, तो आप वैसे ही समझ आते हैं कि फर्टिलाइजेशन का रोल कितना बड़ा है। अब फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन है क्या, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, और फिर फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, कि अगर आपको अगर फर्टिलाइजेशन होनी है ना, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। फिर तीसरी चीज आती है आउटकम्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि जो फर्टिलाइजेशन अब हो गई तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। और फिर आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दे रखा है। और एनसीईआरटी ने एक और बात की है, वो है पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है और पार्थिनोजेनेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, या ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम दूसरी बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको क्या पता होना चाहिए, पहली चीज जाइगोट, ठीक है, एनसीईआरटी बात कर रही है जाइगोट की। तो जाइगोट में आपको ये पता होना चाहिए कि जाइगोट की सिग्निफिकेंस क्या है, कि जाइगोट बना क्यों आखिर, ठीक है, जाइगोट बनने की वजह क्या थी और जाइगोट बनने का मेन रीजन क्या था। और फिर दूसरी चीज कि जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। ये डेवलपमेंट में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जाइगोट पहले कैसे बना और फिर जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा, ये जाइगोट की प्रॉपर डेवलपमेंट है। और फिर बात आती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको पहली चीज तो एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस आखिर होती क्या है। फिर बात आती है दूसरी, वो है प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, की एम्ब्रियोजेनेसिस होती कैसे है, कि मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो पहली चीज तो क्या आ गई कि आप एम्ब्रियोजेनेसिस, आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस को डिफाइन कैसे करना है। फिर दूसरी चीज कि प्रोसेस क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या है। फिर तीसरी चीज जो फाइनल में ये आ गया कि एम्ब्रियोजेनेसिस से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया, ठीक है, एक सिंगल सेल थी जो जाइगोट, वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गई, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये एम्ब्रियोजेनेसिस में आ गया। फिर आपने एनसीईआरटी ने यहाँ पे आगे जाके ना डिवाइड किया है विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स को। तो विविपैरिटी और ओविपैरिटी क्या होती है और इन दोनों के अपने अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे जो है एनसीईआरटी ने बेसिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात की है। तो ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप जब प्लांट में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सारी ये प्रोसेस डिटेल में बताई जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स, ठीक है, इन डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम्स है ना, इन सब में प्लासेंटेशन कौन कौन सी है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।